आज बाबूराव को देखने लड़की वाले आए हुए थे। बाबूराव और लड़की वालों का परिवार एक पार्क में मिले। भाई साहब, ये है मेरा बेटा बाबूराव। हमारे बेटे ने फाइनली मेरी कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। और ये है मेरी बेटी प्रीति। इसने भी अभी बीकॉम किया है। बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है ये। प्रीति की लंबाई बाबूराव से थोड़ी ज्यादा थी। माँ, पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बीवी मुझसे ज्यादा लंबी होगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी हो, जिसे मैं अपनी गोद में उठा सकूं। अरे बेटा, इतनी ज्यादा भी लंबी नहीं है। लेकिन शादी के बाद मैं जहाँ भी अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा तो लोग मुझे ताना मारेंगे। इतना कहकर बाबूराव उस पार्क से चला गया। बहन जी, ये तो आप लोगों ने हमारी बेइज्जती कर दी। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। अपने लड़के के खिलाफ जाकर तो उसकी शादी कर नहीं सकते ना। आप अपनी बेटी के लिए इससे भी लंबा लड़का ढूंढिए, वरना कोई इससे शादी नहीं करेगा। मलखान गुस्से में अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया। इन लोगों ने मेरी बेटी की इंसल्ट की है, इसका बदला तो मैं इन लोगों से लेकर रहूंगा। मलखान अपने कमरे में अकेला ही बाबूराव के परिवार से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। तभी उसने अचानक एक पंडित जी को फोन किया। अरे पंडित जी, मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा कम हो, बहुत कम उम्र की भी हो। अरे मलखान साहब, आपकी तो सिर्फ एक बेटी है, क्या आप अपनी बेटी की शादी किसी लड़की के साथ करना चाहते हैं? अरे नहीं पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप शाम को मुझसे मिलिए। मलखान ने पंडित जी को सारी बात बता दी और अपने प्लान के बारे में भी बता दिया। पंडित जी पैसों के लालच में आकर मलखान के प्लान में शामिल होने की बात को मान गए। अब ठीक है, एक लड़की है मेरी नजर में। ये जो शादी करवाने वाले पंडित जी होते हैं, इन्हें हर कोई जानता है, इसीलिए बाबूराव के परिवार को भी पंडित जी से जान पहचान थी। पंडित जी एक लड़की का रिश्ता लेकर बाबूराव के घर पहुंच गए। बहन जी, ये रही लड़की की फोटो। इसकी अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है। मीनाक्षी नाम है इसका, पर थोड़ा सा गरीब है। अब ठीक है, तो हम लोग टाइम निकालकर लड़की के परिवार वालों से मिल लेते हैं। पंडित जी तैयारी कीजिए, हम लोग कल ही इस मीनाक्षी के परिवार से मिल लेते हैं। अगले दिन पंडित जी बाबूराव के परिवार को लेकर मीनाक्षी के घर पहुंच गए। लड़की वालों से पंडित जी पहले ही बात कर चुके थे। मीनाक्षी के परिवार में उसके माँ बाप और एक भाई था। बाबूराव अपने माता पिता और अपनी बहन शालू के साथ पहुंच गया। मीनाक्षी चाय नाश्ता लेकर आई। मीनाक्षी को देखते ही बाबूराव को कुछ होने लगा। माँ, पिताजी, मुझे ये लड़की पसंद है। इसकी लंबाई तो मुझसे बहुत कम है, मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी। थैंक यू सो मच पंडित जी। हम लोग आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। हम लोग आपके जितने अमीर नहीं हैं। हम लोग गरीब परिवार से हैं। मेहनत मजदूरी करके मीनाक्षी और इसके भाई को पढ़ाया लिखाया है। आज के समय पर आप भी न जाने कैसी बातें कर रहे हैं होने वाले समधी जी। बहू चाहे अमीर हो या गरीब, हमें अपने बेटे की कमाई खानी है, न कि अपनी बहू की। मीनाक्षी को भी बाबूराव पसंद आ गया। मीनाक्षी के माँ बाप भी बाबूराव के परिवार की बातें सुनकर खुश हो गए। तो इस तरह से बाबूराव की शादी मीनाक्षी के साथ तय हो गई। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी और बाबूराव की एंगेजमेंट हो गई। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। एक रात पंडित जी ने मलखान को फोन किया। मलखान साहब, मैंने दोनों परिवारों को मिलवा दिया और उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। अब यहाँ से मेरा काम खत्म हुआ। जो आपने इनाम की रकम कही थी वो मुझे मिल जाएगी ना? अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, ना कि शादी। शादी तो आप ही करेंगे ना? वो लोग कहीं अलग से पंडित लेकर तो नहीं आएंगे। हम आपको सारी इनाम की रकम शादी वाली रात ही देंगे, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा हंगामा जो होने वाला है। अरे कम से कम आधी रकम तो दे देते, बाकी शादी वाले दिन दे देना। पंडित जी इतना बोल ही पाए थे कि तभी मलखान ने फोन काट दिया। पंडित जी को अब उन दोनों की शादी करने की बहुत जल्दी होने लगी, इसीलिए वो सीधा बाबूराव के घर पहुंच गए। भाई साहब, बहन जी, 2 महीने के अंदर बाबूराव की शादी कर दीजिए, वरना फिर आने वाले 2 सालों तक इन दोनों की शादी का कोई योग नहीं बन रहा है। 2 महीने के अंदर शादी हो गई तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा। अगर बाद में करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। हाँ तो पंडित जी, कोई अच्छी सी डेट निकाल लीजिए। जब शादी करनी ही है तो चाहे अभी कर लें, चाहे 2 महीने बाद। बात तो एक ही है, और वैसे भी एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। पंडित जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। 1 महीने बाद बाबूराव की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडली काक्ष मंगलाय तनोहरि। बाबूराव ने मीनाक्षी के साथ 7 फेरे और 7 वचन ले लिए। इधर पंडित जी सोच रहे थे कि जल्दी से शादी खत्म हो और उन्हें उनकी रकम मिल जाए, जो कि मलखान देने वाला था। अबे रुक जाओ भाई, रुक जाइए भाई, ये शादी नहीं हो सकती। जहां अभी तक चारों तरफ खुशियों का सैलाब उमड़ रहा था, पुलिस के आते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हुआ क्या, लेकिन शायद पंडित जी को सब कुछ पता था। अरे इंस्पेक्टर साहब, शादी तो हो गई। रे हवलदार, फिल्मों की तरह आज एक बार फिर से पुलिस देर से पहुंच ली। साहब, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि ज्यादा फिल्में मत देखा करो, पर आपने मेरी बात मानी नहीं। रे चुप कर, जल्दी से लड़के और लड़की दोनों के परिवारों को अरेस्ट करके यहाँ से ले चल, और पंडित जी को भी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, आखिर हुआ क्या? हमने क्या जुर्म कर दिया? क्या शादी करना कोई जुर्म है? अरे शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप कानून जानते हैं ना, तो लड़की की उम्र जो है अगर 18 साल है तो ही उसकी शादी करनी चाहिए। पर आपने जो है 17 साल की लड़की से ही शादी कर दी। बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। चलो। पुलिस ने बाबूराव और मीनाक्षी दोनों के परिवारों को जेल में डाल दिया। जहां आज रात इन दोनों की सुहाग रात होनी चाहिए थी, वहीं आज दोनों दूल्हा दुल्हन जेल के अंदर थे। देखिए, आप परेशान मत होइए,
इसमें मेरी ही गलती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी उम्र अभी 17 साल है, लेकिन कल मेरा जन्मदिन है और कल ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी। अरे मीनाक्षी, तो पहले बोलना चाहिए था ना, हम एक दिन बाद शादी कर लेते। मुझसे अपने माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। किसी तरह से अच्छे परिवार में रिश्ता तय हुआ था, इसीलिए हड़बड़ी में सब कुछ हो गया। नई नवेली बहू बेचारी जेल में बंद हो गई। तभी बाबूराव के पिता ने पुलिस को बुलाया, करीब आधी रात में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी ने ही शादी की डेट फिक्स की थी, सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ गया। कल हमारी नई नवेली बहू का जन्मदिन है और कल वो 18 साल की हो जाएगी। सिर्फ एक दिन की वजह से हम सब और हमारी बेचारी नई बहू जेल में हमारे साथ कैद है। ओबराय साहब, आप इतने समझदार बिजनेसमैन हैं, कम से कम एक छोटी सी बात का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। पंडित जी ने जो डेट बताई हमने फिक्स कर दी भाई। सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। अगर हो सके तो हमारी बहू को कम से कम जेल से बाहर कर दीजिए। मैं इन सब की तरफ से सजा भुगतने को तैयार हूँ। ओबराय साहब, आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं कोई केस नहीं बनाता। अब 12 तो बज ही चुके हैं, आपकी बहू भी 18 साल की होली, तो मैं आप सबको आजाद करता हूँ। पर जिसकी गलती थी उसे पूरी सजा होगी। पंडित जी, आप अगले 6 महीने तक जेल में ही रहेंगे, क्योंकि मेरे कुछ खास सूत्रों ने पता लगाया है कि आपने और मलखान जी ने, जिनकी बेटी को ओबराय साहब ने शादी के लिए मना कर दिया था ना, आप दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। आप दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो इस तरह पुलिस ने मीनाक्षी और बाबूराव के परिवार को सुबह करीब 4 बजे जेल से आजाद कर दिया और वो लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर! बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर? कहाँ है चोर माँ जी? जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूं माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सोचा सोचा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत है। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, अब वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर। आप तो जानते ही हो शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। कहिए, आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे, ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए।
अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी, ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर, आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी, कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी, अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी मुझे ना शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में, आज तक पहनी नहीं ना। ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी आ गई हमारी बहू, देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है।